हाय हेलो एवरीवन। सो आनंद राठी का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट इसके हमने डिस्कशन कर लिया, अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया था कंपनी ने। सो अब कॉन कॉल में देखेंगे पूरे FY 25 के लिए क्या आउटलुक है, क्या स्ट्रेटेजी कंपनी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है ये पूरे FY 24 के अंदर। एंड एक्सपेक्टेड है कि 7.5-8% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ रहेगा पूरे FY 24 में। एंड इसमें एक सबसे जो बड़ी चीज होगी कि जो HNI क्लाइंट्स हैं, जो इनके टारगेटेड क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ से डिमांड बढ़ जाएगी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपकी वेल्थ बनती है, आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, तो अल्टीमेटली आप ऐसे एडवाइजर्स को, ऐसे प्रोफेशनल्स को ढूंढते हो जो आपके पैसे को मैनेज करने में आपकी हेल्प करे, आपका आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन देखें, आपके आपका आपका पैसा मेक श्योर करे कि ऐसी जगह पे लगे कि फ्यूचर में उसमें अच्छी ग्रोथ आए। सो वो वहाँ पे कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड वगैरह अच्छा रहने वाला है इससे। कंपनी की काफ़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है कि अनकॉम्प्लिकेटेड एडवाइस ये प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट्स को। एंड ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से आनंद राठी एज अ बिजनेस पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनमें से ये कंपनी जो है सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स में डील करती है। एक इनका म्यूचुअल फंड है एंड दूसरा इनका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, बेसिकली जो MLDs होते हैं। सो इन्हीं 2-3 प्रोडक्ट से ये ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है क्लाइंट्स के लिए। एंड कंपनी का वही कहना है कि हमारा फोकस हमेशा से इस चीज के ऊपर रहता है कि हम अनकॉम्प्लिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें, स्टैंडर्डाइज सर्विसेज प्रोवाइड करें। मतलब ऐसा नहीं कि किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, सो जस्ट अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए हम उन्हें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करना स्टार्ट करें, तो वो फोकस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी का फोकस है वही आगे भी मेंटेन रहेगा। कोई नया प्रोडक्ट एडिशन करने को कंपनी अभी देख नहीं रही है। AUM ग्रोथ इनकी 52% की रही है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, हमने इनकी रिजल्ट में भी डिस्कस किया था। काफी काफी रोबस्ट ग्रोथ इन्होंने अचीव करी है इस पूरे FY 24 में। नेट फ्लोज अगर आप देखते हो कंपनी का, मतलब नेट कितना पैसा, फ्रेश पैसा कंपनी के पास आया, तो उसकी ग्रोथ 41% रही है FY 24 में, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। एंड इसमें अगर आप इक्विटी फ्लो देखते हो कि कितना फ्रेश पैसा इक्विटी के अंदर आया, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड जो ये मैनेज करते हैं, तो उसमें ये नंबर 47% की ग्रोथ शो करता है। मतलब कि कंपनी फ्रेश पैसा रेज करने में, मार्केट से फ्रेश पैसा लाने में बहुत ज्यादा केपेबल है, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एंड ये ग्रोथ आपको तब दिख रही है जबकि कंपनी ने इनका जो मॉडल पोर्टफोलियो होता है इस कंपनी का, उसमें एक स्मॉल कैप स्कीम होती है। सो उनमें से एक स्मॉल कैप स्कीम को इन्होंने रिडीम कर दिया था मार्च के मंथ में, हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था। एंड उस रिडेम्पशन के बाद भी हमें ये ओवरऑल इक्विटी नेट फ्लो जो है कंपनी का, वो 47% की ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये जस्ट शो कर रहा है कि ओवरऑल फ्रेश फ्लोज कितना स्ट्रांग है इस कंपनी के लिए। देन कंपनी का कहना है कि रिग्रेट RM एट्रिशन जो है वो लगातार तीसरे क्वार्टर हमारा 0 रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो बेसिकली रिग्रेट RM एट्रिशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा RM नहीं गया जो इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो, मतलब इनका एक मेन एसेट है वो, एंड वो अपनी मर्जी से कंपनी को छोड़ के गया हो। सो ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है लास्ट 3 क्वार्टर से कंजिक्यूटिवली। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही है। देन कंपनी का कहना है कि डिजिटल वेल्थ वाला जो इनका बिजनेस है, वो प्राइवेट वेल्थ वाले बिजनेस का एक एक्सटेंशन आर्म है। मतलब इनका मेन बिजनेस तो वो प्राइवेट वेल्थ का ही है, जिसमें ये HNIs, अल्ट्रा HNIs को वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट सर्विसेज वैसे वही रहती है, डिजिटल वेल्थ वाले बिजनेस में भी सर्विसेज वही है, लेकिन टारगेट क्लाइंट्स चेंज हो जाता है और उसका मोड चेंज हो जाता है। यहाँ पे डिजिटली ये टारगेट क्लाइंट्स करते हैं बेसिकली रिटेलर्स को, जिनका 10 लाख तक का पोर्टफोलियो होता है। एंड उसमें सर्विसेज यही रहती है, यही रिसर्च, यही रिकमेंडेशंस होता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर, सर्विसेज सारे यही रहती है। बट ये है कि क्योंकि डिजिटल मॉडल है तो उसको स्केलेबल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इस वाले सेगमेंट में कंपनी का 47% से ग्रो हुआ है इनका टोटल AUM, और रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो 64% की ग्रोथ हुई है इनके रेवेन्यू में। सो ओवरऑल अच्छा बिजनेस रहा है डिजिटल वेल्थ वाला भी। देन इनका OFA वाला मॉडल है, ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर। सो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रूडेंट कॉर्पोरेट का बिजनेस मॉडल आप देखते हो, तो लगभग वैसा ही मॉडल है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि आनंद राठी जो है वो इसमें सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट जो है वो अपने मॉडल में कमीशन फी लेता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। OFA वाला मॉडल में भी इनके जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो अब बढ़ करके 5,922 हो गए हैं, और उसका रेवेन्यू ग्रोथ भी 17% के आसपास रहा है। लेकिन ये दोनों ही जो सेगमेंट है, डिजिटल वेल्थ और ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर, ये कुछ बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। बिकॉज 25 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है इनका डिजिटल वेल्थ से,
और 7 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आता है इनका ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका इनका मेन बिजनेस में, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि हम इस पे अभी वर्क कर रहे हैं, काफी टाइम से इस पे ओवरऑल स्ट्रेटेजी वगैरह हम बना रहे हैं, बट अभी तक हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिल रहा है कि जिससे हम इन दोनों बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर पाए, स्केल कर पाए। सो अभी के लिए हमारा मेन बिजनेस जो है वो प्राइवेट वेल्थ ही है, बट साइड बाय साइड इस पे अभी हमारा प्लानिंग स्ट्रेटेजी वगैरह काम चल रहा है। देन कंपनी का कहना है कि मार्जिन जो इनका इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, तो उस पर कंपनी का कहना है कि क्योंकि हमारा बिजनेस एक ग्रोइंग बिजनेस है, मतलब कोई मेच्योर बिजनेस नहीं है हमारा, एक छोटा बिजनेस है, तो उसमें मार्जिन आप देखोगे कि फ्लक्चुएट होता रहेगा, हर एक क्वार्टर में देखोगे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन लगा रहेगा, बिकॉज किसी क्वार्टर में हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंशन करना पड़ता है, तो एम्प्लॉयज भी हायर करने पड़ते हैं, पूरा इंफ्रा वगैरह बिल्ड करना पड़ता है, तो उसकी वजह से एक्सपेंसेस मार्जिन कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इंटरनली जो हमारा टारगेट है वो ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 40% के आसपास रहना चाहिए, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, पीबीटी मार्जिन, और पैट का जो मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, वो 30% के आसपास रहना चाहिए। ये हमारा इंटरनल गाइडेंस है, इसको हम मेंटेन रखेंगे आगे चल के। आरएम एडिशन, मतलब कितने नए आरएम ये हायर करने को देख रहे हैं। सो बेसिकली ये जो मॉडल होता है वेल्थ मैनेजमेंट का, इनमें इनका सबसे बड़ा एसेट तो यही होता है जो इनके आरएम्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यही आरएम ग्राउंड पे जाकर के इनके लिए नए क्लाइंट लेकर के आएंगे, क्लाइंट्स का पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, उनको सर्विस देंगे, तो क्लाइंट फेसिंग रोल में तो इनके आरएम ही होते हैं। सो इनको कोई नया स्टोर वगैरह तो ओपन करना नहीं होता है किसी रिटेल कंपनी की तरह, या कोई केपेक्स वगैरह भी नहीं करना होता है कि नया प्लांट ओपन करना है, मशीनरी वगैरह लगानी है। इनका मेन एसेट, मेन इन्वेस्टमेंट ये इनके आरएम ही होते हैं। तो उसमें कंपनी कह रही है कि ऐसा कोई एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं है कि हम इतने आरएम ऐड करने को देख रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हम आरएम ऐड करें और जो हमारे आरएम मार्केट में जाके हमारे क्लाइंट्स को फेस कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट ये है कि वो आनंद राठी का जो गुडविल है, जो आनंद राठी की रेपुटेशन है, उसको वो मेंटेन करने चाहिए मार्केट में जाके। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ, हम ऐसा नहीं है कि एडिशनल आरएम अननेसेसरी हायर कर ले, हमारा एक प्रोसेस होता है। इनके अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 360 अकाउंट मैनेजर्स हैं। ये अकाउंट मैनेजर्स कौन होते हैं? जो इनके आरएम के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक इनकी ट्रेनिंग चलती है। सो आनंद राठी का कहना है कि हम उन कुछ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में से हैं इंडस्ट्री के अंदर जिन्हें पहले से ही एडवांस में पता होता है कि उनके अगले 80 से 100 आरएम कौन होने वाले हैं, बिकॉज हम काफी ज्यादा एफर्ट डालते हैं अपने अकाउंट मैनेजर्स की ट्रेनिंग में, उनको 2-3 साल तक अच्छे से ट्रेन करते हैं, सो दैट कल को जाके वो जब मार्केट में फेस करे हमारे क्लाइंट्स को, तो हमारी फिलॉसफी जो आनंद राठी के प्रिंसिपल्स है उसको अच्छे से सर्व कर पाए हमारे क्लाइंट्स को। ऐसा नहीं है कि हम आरएम को अननेसेसरी पुश करते कि वो जाकर के अगर एक्स्ट्रा क्लाइंट लेकर के आएंगे या एक्स्ट्रा एयूएम लेके आएंगे तो हम उनको इंसेंटिवाइज वगैरह करेंगे, वो कल्चर नहीं है। कल्चर यहाँ पे क्लाइंट सेंट्रिक है, मतलब क्लाइंट का पैसा पहले मैटर करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए कि ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा अच्छे से हो एक अकाउंट मैनेजर का, एंड उसके बाद हम नए आरएम एडिशन वगैरह के ऊपर देखें। सो वैसे इनका कहना है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनका टारगेट है कि 40 के आसपास का आरएम ऐड ये करने को देख रहे हैं, लेकिन अगेन इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कितनों की ट्रेनिंग हो पाती है एंड उनमें से आगे कितने रेडी हो पाते हैं मार्केट में क्लाइंट्स को फेस करने के लिए। देन कंपनी का कहना है कि ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जिसकी वजह से आप देखते हो कि हमारा आरएम एट्रिशन भी 0 है, बिकॉज हम अपने आरएम की ट्रेनिंग्स वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, एंड अगर आप लास्ट 2-3 साल में देखोगे तो हमारे आरएम्स को बहुत अच्छे हाई सैलरी पैकेजेस जो है वो ऑफर हुए हैं मार्केट में, बट उसके बाद भी हमारे जो आरएम्स है वो हमें छोड़ के नहीं गए, जस्ट बिकॉज एक कल्चर इस तरीके से हमने डेवलप किया हुआ है अपने आरएम्स के साथ में, अपने एम्प्लॉयज के साथ में। सो ये ओवरऑल इनका फोकस है। देन कंपनी कह रही है कि जो प्रोडक्ट मिक्स है इनका, उसमें इनका टारगेट ये रहता है कि 50 से 55% जो पैसा है क्लाइंट का वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए, 30 से 35% जो पैसा है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स यानी कि एमएलडीज वगैरह में रहना चाहिए, एंड 8 से 10% के आसपास जो पैसा है वो डेट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। तो ये उनका ओवरऑल एसेट एलोकेशन का स्ट्रेटेजी है। बट कंपनी क्या कह रही है कि ये प्रोडक्ट मिक्स ऑब्वियसली चेंज हो जाता है मार्क टू मार्केट की वजह से, जैसे अभी लास्ट 1-2 साल में इक्विटी फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो क्लाइंट का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एलोकेशन है वो बढ़ गया है, और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में एलोकेशन आप देख रहे हो 30% से कम होकर के 24-25% के आसपास आ गया। बट आगे का एफर्ट इनका यही है कि वो वापस से अपने टारगेट लेवल्स पे आ जाए। देन कंपनी कह रही है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला था स्मॉल कैप फंड के ऊपर, बिकॉज स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफी टाइम से अच्छी नहीं आ रही थी। सो इन्होंने काफी सारा नंबर क्रंचिंग किया, काफी ज्यादा
डेटा वगैरह पे फोकस किया एंड उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड की बजाय 3 स्मॉल कैप फंड ऐड करेंगे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर आप लास्ट 1 साल का डेटा देखते हो आनंद राठी का मॉडल पोर्टफोलियो कंपेयर टू निफ्टी, तो आनंद राठी का जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसने निफ्टी को ऑलमोस्ट 16% से बीट किया है, आउट परफॉर्म किया है, मतलब 16% का अल्फा जनरेट किया है इनके मॉडल पोर्टफोलियो ने ओवर निफ्टी। सो निफ्टी का रिटर्न ऑलमोस्ट 20-22% के आसपास रहा है पिछले 1 साल में। इसका आप अगर देखोगे तो इसका मतलब इन्होंने 38-40% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। सो निफ्टी को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है बिकॉज इस तरीके का इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया था लास्ट ईयर। एंड अब जो ये इन्होंने रिडीम किया है मार्च के मंथ में, जो स्मॉल कैप फंड को जो सेल किया है इन्होंने, उसका बेसिक मतलब मैसेज ये था या बेसिक उसका रीजन ये था कि इक्विटी में एलोकेशन बढ़ गया था क्लाइंट्स का, तो इनका टारगेट था कि वो पैसा रिडीम करके वापस से जिस क्लाइंट का स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में एलोकेशन कम है, मतलब बेसिकली ये एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, तो उस अकॉर्डिंग वो वहां पे उसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये बेसिक पर्पस था। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं था, जैसे आप भी सुन रहे होगे मार्केट में बीच में काफी ज्यादा ये नॉइज चल रहा था कि स्मॉल कैप जो है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं, अपने एवरेज पी से इतना बढ़ गए हैं। सो कंपनी कह रही है कि वैसा कुछ भी रीजन नहीं था, बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, 250 स्टॉक्स है उसमें। देन मॉर्गन स्टैनली का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें ऑलमोस्ट 460 इंडेक्स है, सॉरी 460 स्टॉक्स हैं। तो ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट देना बहुत गलत होता है किसी भी एक इंडेक्स के बारे में, बिकॉज उस इंडेक्स में ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनका पी 10 है एंड ऐसे भी स्टॉक्स है जिनका पी जो है वो 300 के आसपास है। सो कंपनी का कहना है कि हमने इस वजह से सेल नहीं किया है कि ओवर वैल्यू लग रहा था हमें, ऑफकोर्स हमें थोड़ा एसेट एलोकेशन मेंटेन करना होता है, सो उस पर्पज से हमने सेल किया उसको। एंड अब ये एसेट एलोकेशन वाला जो पार्ट है ये HNIs के लिए स्पेशली, हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर इसको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट इन अ केस कि अगर आपको लग रहा है कि किसी एक स्टॉक में आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है, सो अननेसेसरी आप वहां पे प्रॉफिट बुक करने जाओ, बिकॉज वो बहुत ही अलग स्ट्रेटेजी हो जाएगी। आपको फोकस अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे करना है और फ्रेमवर्क पे करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो जो बिजनेस आप ट्रैक कर रहे हो उसमें ग्रोथ अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, आगे का आउटलुक अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है एंड सब कुछ चीजें ठीक है, तो उसमें कुछ अननेसेसरी हमें ये नहीं करना है कि उस स्टॉक से हम अपना प्रॉफिट बुक करके किसी अननेसेसरी दूसरे स्टॉक में जाएं। हाँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी लगती है किसी और स्टॉक में तब आप वो चीज कर सकते हो, जहां पे अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छा डील मिल रहा है आपको, तब वो आप चीज कर सकते हो। बट हमें ये अननेसेसरी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सो जस्ट ये एक पॉइंट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि स्मॉल कैप में वैसे भी अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज 800 लाख करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग है इंडिया के पास में, जिसमें से स्मॉल कैप में सिर्फ 2.5 लाख करोड़ के आसपास टोटल पैसा इन्वेस्टेड है। तो मतलब 0.3-0.4% का एलोकेशन है हार्डली। सो वही कंपनी कह रही है कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ रनवे अभी आने वाला है, बहुत अभी फ्रेश पैसा जो है, फ्रेश फ्लो जो है वो आने वाला है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो इसीलिए ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स हमें नहीं फॉलो करना चाहिए कि ओवर वैल्यू हो गया या अंडर वैल्यू है कोई भी एक इंडेक्स। देन कंपनी का कहना है कि AUM पे मतलब जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है उसमें काफी सारा जो AUM है इनका वो अदर वाले सेगमेंट में पड़ा हुआ है। एंड कंपनी कह रही है कि ये अदर वाला सेगमेंट बेसिकली वही है जो किसी भी आप नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो तो उनका ऑलरेडी कोई स्टॉक में पैसा होता है, कुछ PMS में पैसा होता है। तो कंपनी कह रही है कि ये धीरे धीरे हम डिप्लॉय करेंगे एंड एक्चुअली ये अच्छा ही साइन है अगर ये 15-16% का आपको दिखा रहा है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हमारे पास ऑलरेडी इतना इतना अमाउंट है हमारे मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए। देन कंपनी का कहना है कि ये हमारी एस्पिरेशन है, मतलब ये टारगेट नहीं दे रहे हैं बेसिकली, ये कंपनी का कहना है कि हमारी एस्पिरेशन है कि हर मंथ हमारा हर एक RM जो है वो एक नया क्लाइंट एक्वायर करे, नया क्लाइंट एक्विजिशन करे। मतलब इनके 332 RM है, 332 RM है इस कंपनी के। तो कंपनी का एस्पिरेशन है कि हर मंथ इनका जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन है वो 332 के आसपास हो, ये इनका एस्पिरेशन है। सो कंपनी कह रही है कि ये गाइडेंस नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि अभी उस लेवल तक वो हमने अचीव किया नहीं है, तो उस पर अभी हमारा काम चल रहा है, एफर्ट हम कर रहे हैं। आई मीन जो टारगेट इन्होंने दिया है FY25 के लिए, उसमें इनका टारगेट ये है कि हर मंथ ये 200 नए क्लाइंट ऐड करने को टारगेट कर रहे हैं। सो मतलब आप एनुअल बेसिस पे देखो तो ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास टोटल क्लाइंट ऐड करने को देख रही है कंपनी। करंट क्लाइंट बेस है इनका 9900 के आसपास, तो मतलब 12,000 के आसपास टोटल क्लाइंट बेस हो जाएगा इस कंपनी का FY25 में, अगर इन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट किया तो उसको ट्रैक तो आगे हम करेंगे।
देन कंपनी टारगेट कर रही है कि मतलब 380 से 390 के आसपास इनका क्लाइंट आरएम बेस होना चाहिए FY25 में। अभी 332 है, तो मतलब वही 40 से 50 नए आरएम ये कंपनी ऐड कर सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगेन ये भी गाइडेंस नहीं है, ये इनका इंटरनल टारगेट है, बिकॉज कंपनी का कहना है कि जो सबसे मेन रीजन है, जो आप अगर इस कंपनी का क्लाइंट एट्रिशन भी देखते हो आनंद राठी का, तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट क्लाइंट एट्रिशन है इस कंपनी का। वो क्यों है? कंपनी का कहना है कि वो इसीलिए है बिकॉज हमारा आरएम एट्रिशन बहुत अच्छे लेवल पे है, हम अपने एम्प्लॉय को मेंटेन करके रखते हैं। सो एज ए रिजल्ट हमारा क्लाइंट एट्रिशन भी कम होता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, आई मीन अगर मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक आरएम एक क्लाइंट को, एक एचएनआई क्लाइंट को कितने लंबे टाइम तक सर्व करता है। बिकॉज आई मीन अगर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही अगर मैं शेयर करूँ तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको इनिशियली लेवल पे एक आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एंड देन आई मीन जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद स्विच करते हो किसी दूसरी कंपनी में, तो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, अनकंफर्टेबल फील करता है वो पर्टिकुलर एचएनआई क्लाइंट किसी नए आरएम के साथ में अपना पूरा फाइनेंशियल सब कुछ शेयर करना, बिकॉज एक आपका बॉन्ड बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो वही कंपनी कह रही है कि क्योंकि हम अपने आरएम एट्रिशन को कंट्रोल में रखते हैं, सो उसी वजह से आप देखते हो कि हमारा क्लाइंट एट्रिशन भी कंट्रोल में रहता है, बिकॉज अननेसेसरी एचएनआई क्लाइंट जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं कि हर कुछ मंथ बाद उन्हें किसी नए फेस को अपना सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़े, पूरा फाइनेंशियल एक्सप्लेन करना पड़े। सो वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है एचएनआई क्लाइंट्स की तरफ से, तो इसीलिए कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस होता है कि वो अपने आरएम को मेंटेन करके रखे। देन कंपनी का कहना है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स अभी हमारा 24-25% के आसपास है पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का। अब ये वापस से 30 से 35% जो इनका ओवरऑल टारगेट रहता है वो कब जाएगा, वो डिपेंड करता है कि धीरे धीरे जिस क्लाइंट में जितना पोर्टफोलियो बैलेंसिंग इन्हें करना है उसके उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। इसमें कुछ भी फ्लेवर वाला नहीं है। मतलब क्या, बेसिकली जितनी भी आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज या फाइनेंशियल कंपनीज देखते हो मार्केट के अंदर इंडिया में मोस्टली, उसमें होता क्या है कि हर कोई ट्रेंडिंग चीज के ऊपर फोकस करता है। मतलब जैसे इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टर्स को ही देखो, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर भी इसी तरीके के बिहेवियर होता है उनका, कि अगर अभी ट्रेंडिंग में इंफ्रा चल रहा है तो मोस्टली लोगों का फोकस हो जाएगा कि इंफ्रा स्टॉक्स पे फोकस करना है। कुछ दिन बाद आप देखोगे ट्रेंडिंग में रियल स्टेट चल रहा है, देन सारे इन्वेस्टर आ जाएंगे कि हमें रियल स्टेट स्टॉक्स चाहिए। सो यहाँ पे जो चीजें फॉलो करती हैं, चाहे एडवाइजर हो चाहे इन्वेस्टर हो, वो ट्रेंडिंग चीजों के पीछे भागते हैं अननेसेसरी, एंड उसको आप इन्वेस्टर नहीं बोलते, उसको आप स्पेक्यूलेटर बोलते हो। और स्पेक्यूलेटर का कभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता मार्केट में। सो कंपनी वही कह रही है कि हम फ्लेवर नहीं फॉलो करते, कि ऐसा नहीं है कि आज ये ट्रेंडिंग में आ गया तो हम ये लेकर के आ गए। जैसे बहुत सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती है कि अभी पीएमएस का ट्रेंड चल रहा है तो नए नए पीएमएस लेके आ गए, एनएफओस का ट्रेंड चल रहा है तो कोई नया एनएफओ लेकर के आ गए। सो कंपनी कह रही है ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हम अपना स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का एलोकेशन एकदम से बढ़ा देंगे। सो हमें जिस क्लाइंट में पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में हमें लगेगा कि उस क्लाइंट का इक्विटी ज्यादा है और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कम है, तो वहां पे हम वो एक्सरसाइज करेंगे, एंड विद टाइम आप ग्रेजुअली देखोगे कि वो नंबर जो है वापस से रीबैलेंस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का कहना है कि लास्ट ईयर बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स से जो कह रहे थे कि हम इक्विटी में म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डाल रहे हैं, हम जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है उसमें हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपना स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को 30% से बढ़ा करके 40% 45% कर दें। देन वहां पे कंपनी का कहना है कि वहां पे हम उनको काउंसलिंग वगैरह करते हैं एंड उन्हें पूरी रीजनिंग देखते हैं कि क्यों हमें मार्केट में अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है उसमें एक ज्यादा अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लग रही है, एंड देन उस अकॉर्डिंग इन्होंने डिसीजन लिया और वो अच्छे से प्ले आउट भी हुआ। सो बेसिकली आपको दिखाता है कि कंपनी किस तरीके से स्ट्रेटेजी करती है, पूरा डिस्कशन करती है अपने क्लाइंट के साथ में, एंड एक्चुअली आपको रिजल्ट भी दिख रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ने इनको बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करके दिया है अगेंस्ट निफ्टी। देन कंपनी का कहना है कि गाइडेंस मतलब जो ये देते हैं मार्केट को या फिर इन्वेस्टर्स को या अपने क्लाइंट्स को, वो हमेशा से बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। मतलब इनका कहना है कि आनंद राठी के डीएनए में ही है कि गाइडेंस हमेशा कंजर्वेटिव होना चाहिए। अब इसमें ये कहीं भी मतलब इनका कहना है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमने जो 20 से 22% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है FY25 के लिए, उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आउट परफॉर्म ही करेंगे या फिर हम सरप्राइज ही करेंगे हायर साइड पे। हमारा कहना है बिकॉज आउट परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो प्ले करते हैं। जैसे अगर मार्केट अच्छी करे, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट अच्छा हो, ओवरऑल डिमांड अच्छी हो, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ओवरऑल 20-22% की जो इनकी ग्रोथ की गाइडेंस है वो आउट परफॉर्म हो सकती है। सो कंपनी का कहना है कि गाइडेंस तो हमारा 20 से 22% का ही रहेगा FY25 के लिए, बट ऑन अ हायर साइड अगर हम आउट परफॉर्म कर पाए तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा चीज रहेगा ये इन्वेस्टर्स के लिए।
इसके बाद कंपनी कह रही है कि मार्जिन अगेन वही सिमिलर रेंज पे रहेंगे जो इनके हिस्टोरिकली रहते हैं 40-42% के आसपास। ऑपरेटिंग लेवरेज पे कंपनी कह रही है कि अभी हम एग्जैक्टली गाइड नहीं कर सकते, गाइडेंस नहीं देना चाहती कि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा ही FY25 के अंदर। ऑल दो इंटरनली कंपनी फील कर रही है कि थोड़ा बहुत उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, बिकॉज कुछ RM पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, थोड़ा बहुत ब्रांचेस में इन्वेस्ट किया था जहां पे ब्रेक इवन अब हो चुका है, तो थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज वहां पे कंपनी को मिल रहा है। बट एग्जैक्टली कोई गाइडेंस वो दे नहीं रहे हैं कि FY25 में उनको एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी कह रही है कि ट्रेल इनकम के ऊपर इनका फोकस है। सो एक्चुअली ट्रेल इनकम क्या होती है, जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड से आपको ट्रेल इनकम आती है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, आई थिंक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट से भी मे बी आपको अपफ्रंट फी इनकम आता है। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल किया एज एडवाइजर और आपको उसके अगेंस्ट में एक फी मिल गया, वो हो गया आपका फी इनकम। लेकिन म्यूचुअल फंड हो गया या फिर आई थिंक PMS से भी आपको एक ट्रेल इनकम आती है। तो कंपनी ये कह रही है कि हमारा फोकस अभी के टाइम पे ये है कि हम अपने ट्रेल इनकम को ओवरऑल रेवेन्यू का 50% लेकर के जाएं। कुछ टाइम पहले ये बहुत कम था, अब उसको हमने इंप्रूव करके 37% पे लाया है, एंड हमारा टारगेट है कि 37 से हम इसको लेकर के 50% तक लेके जाएं आने वाले टाइम में। और अनलाइक अदर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, जो हमारा बाकी का 50% रेवेन्यू है जो कि फी इनकम से आता है, हमें उसकी पूरी प्रिडिक्टेबिलिटी है, उसका 80% का पार्ट का हमें पूरा प्रिडिक्टेबिलिटी है। मतलब बेसिकली कंपनी क्या कह रही है कि बहुत सारी ऐसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं इंडस्ट्री में जिनका जो फी इनकम आता है उसकी उनको प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो फी इनकम आने वाला है या कहाँ से आएगा, किस तरीके से वो ओवरऑल ड्राइव करेगा। बट हमारे केस में हमें उसकी पूरी क्लैरिटी रहती है कि जो हमारा 50% का फी इनकम है उसका 80% पार्ट कहाँ से आएगा। वो कैसे होता है, बिकॉज हमें पूरा पाइपलाइन हमारा क्रिएट होता है ऑलरेडी अगले 6 महीने का, 1 साल का, जहां पे हमें एग्जैक्ट पता होता है कि किस पर्टिकुलर क्लाइंट का कहाँ से पैसा हमें शिफ्ट करके किस एसेट में डालना है, किस क्लाइंट का फाइनेंशियल गोल कितना है, तो उसमें हमें कितना फ्रेश पैसे की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से फ्रेश फ्लो आने वाला है। सो इन सारी चीजों का डेटा जो है वो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट होता है एंड हमें उसका अच्छे से आइडिया होता है। तो बेसिकली कंपनी बेसिकली आपको बता रही है कि इनका मैनेजमेंट जो है ओवरऑल वेल्थ को लेकर के, क्लाइंट के वेल्थ को लेकर के, एसेट्स को लेकर के, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। एंड इनका फोकस है कि रेवेन्यू की सस्टेनेबिलिटी पे लाया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना चाहिए, इनका फोकस ये है कि धीरे धीरे आगे चल के रेवेन्यू में एक सस्टेनेबिलिटी आए ग्रोथ के साथ में। देन कंपनी कह रही है कि डिविडेंड पॉलिसी इनकी वही 30 से 50% के बीच में रहेगी। इस क्वार्टर में भी इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था। ऑल दो PBT और पैट का मार्जिन तो वही है, 30% और 40% का इनका पैट का मार्जिन है। फोकस यही है कि अगले 10 साल तक एक सस्टेनेबल ग्रोथ ये डिलीवर करे अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए। लास्ट 10 ईयर में इन्होंने 33% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है। सो आगे इनका फोकस है कि 20 से 25% का ग्रोथ जो है वो ये रिपोर्ट करे आने वाले साल में। एंड नाउ अगेन इसमें कंपनी बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रही कि हम 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, तो गाइडेंस ये वही 20 से 25% का दे रहे हैं। अब इसमें बेसिकली मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर हम 30% का टारगेट देंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अननेसेसरी कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो हमारे कल्चर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम कोई भी नया क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो उसको हम बहुत ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स में। बट अगर हम 30% का टारगेट ले लेंगे तो हमें अननेसेसरी हर एक क्लाइंट को पुश करना पड़ेगा फ्रेश फंड के लिए, प्लस जो नया क्लाइंट आ रहा है उसके साथ भी हमें एग्रेसिव प्ले करना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ। एंड वहां पे कहीं ना कहीं आनंद राठी का जो कल्चर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो वो हम नहीं करना चाहते। हमारा फोकस वही है कि सस्टेनेबल तरीके से हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी पैसा बनाएं एंड इन्वेस्टर्स को भी एक अच्छा रिटर्न दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसीलिए हम 20 से 25% का ही ग्रोथ पे फोकस करें, गाइडेंस पे फोकस करें। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट में अंडर पेनिट्रेशन इतना है एंड पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है आने वाले कई सालों तक, तो ये जो 20-25% की ग्रोथ है ये बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रह सकती है। देन कंपनी कह रही है कि बेसिकली आप अगर हमारे बिजनेस में देखोगे तो 4 लेग हैं हमारे बिजनेस में ग्रोथ के। सो सबसे पहला तो है कि मार्केट, मतलब मार्केट जो रिटर्न देता है वहां से हमारा ग्रोथ आता है, हमारा ओवरऑल AUM बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है। मार्केट के साथ में जो हम जो अल्फा जनरेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी ने 12-13% का रिटर्न दिया एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियो ने उसके ऊपर 1 से 2% का अल्फा जनरेट कर दिया, तो ओवरऑल 14-15% की ग्रोथ तो हमारे ओवरऑल मार्केट से ही आ जाती है। दूसरा क्या है इसके अंदर, क्लाइंट का एसेट जो कि अभी कहीं और पड़ा है। जैसे बहुत सारे HNI क्लाइंट्स होते हैं, मोस्टली HNI क्लाइंट आप देखोगे कभी भी सिर्फ एक वेल्थ मैनेजर के साथ में वो डील नहीं करते हैं,
उनके कम से कम 2 से 3 से 4 वेल्थ मैनेजर्स होते हैं अलग अलग। सो कंपनी का कहना है कि दूसरा हमारा जो ग्रोथ का जो फोकस होता है वो होता है क्लाइंट का वो पैसा जो अभी हमारे पास नहीं है, या तो वो रियल एस्टेट में होता है या किसी दूसरे एसेट क्लास में होता है, या फिर वो किसी दूसरे एडवाइजर के पास पड़ा होता है। तो हमारा दूसरा फोकस होता है कि क्लाइंट का वो वाला पैसा हमारे पास आएगा। तीसरा हमारा होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो हमें रेफरेंस वगैरह देंगे अपने HNI क्लाइंट्स के, तो वहां से हमें फ्रेश पैसा आएगा। एंड चौथा जो हमारे ग्रोथ का लेग होता है वो होते हैं हमारे आरएम आरएम, मतलब जो भी हम नए आरएम लेके आ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी पूरे साल में कुछ ना कुछ नए क्लाइंट की एडिशन करते हैं। सो ये 4 पिलर्स हैं हमारे ग्रोथ के, एंड इसी के ऊपर हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम 20 से 25% का ग्रोथ जो है वो बहुत ईजिली डिलीवर कर सकते हैं आने वाले कई सालों तक। लाइक अगर आप देखो तो इनका अभी मेन टारगेट ये है कि बिजनेस की रेवेन्यू की सस्टेनेबिलिटी लाई जाए एंड इसको मार्केट पे जो इस रेवेन्यू की डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। सो कंपनी का कहना है कि अगर आप लास्ट 1-2 साल देखोगे तो उसमें निफ्टी ने कम से कम 4 बार 18,000 से 15,000 का रेंज टच किया है। मतलब जो 22,000 का इसने हाई लगाया था निफ्टी ने, उस हाई लगाने से पहले इसने कम से कम 4 बार 18,000 और 15,000 का लेवल टच किया है। इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी। बट कंपनी का कहना है कि इतनी हाई वोलेटिलिटी के टाइम पे भी अगर आप हमारे रेवेन्यू देखते हो तो वो कॉन्स्टेंटली ग्रो हुए हैं। सो वो क्यों हो पाए? बिकॉज ये 4 पिलर्स है जिन्होंने हमारे रेवेन्यू को सपोर्ट किया है, एंड हमारा फोकस इसी के ऊपर होता है। सो हमारा आगे का टारगेट यही है कि हमारे रेवेन्यू, हमारा ग्रोथ जो है वो मार्केट से इंडिपेंडेंट हो, मतलब उसकी डिपेंडेंसी कम हो मार्केट के ऊपर, एंड हम सस्टेनेबल तरीके से 20-25% की ग्रोथ जो है वो डिलीवर करें आने वाले टाइम में। देन कंपनी वही कह रही है कि ये 1-2 साल की अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, बहुत लंबे टाइम की अपॉर्चुनिटी है पूरे सेक्टर के पास में, एंड काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 20 से 25% की ग्रोथ जो है वो काफी लंबे टाइम तक डिलीवर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। सो ये ओवरऑल कॉन-कॉल एनालिसिस था आनंद राठी का। रिजल्ट काफी अच्छे हैं, ग्रोथ गाइडेंस 20 से 25% का मेंटेन है कंपनी का। करंट अगर आप स्टॉक के बाद, रिजल्ट के बाद स्टॉक देखोगे तो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है अभी करंट लेवल्स पे, लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं इसका फॉरवर्ड पी देखता हूँ, 1 ईयर फॉरवर्ड पी, सो 58 से 61 के पी पे आता है ये स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे, अगर अज्यूमिंग 20 से 25% का ग्रोथ। तो आई मीन स्टॉक बिजनेस अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, एंड पर्सनली मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। सिंपल मॉडल है इस कंपनी का, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के साथ में ये डील नहीं करते, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में क्लाइंट्स को अच्छा रिटर्न डिलीवर करते हैं। कंजर्वेटिव गाइडेंस के साथ में आउट परफॉर्म करने का फोकस होता है इनको, इन्वेस्टर्स को जो गाइडेंस देते हैं उसके ऊपर भी। बट ऑब्वियसली जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा अनबायस होके सोचना है, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो यस, मार्केट में इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं करंट लेवल पे, चाहे वो नुवामा हो, मोतीलाल ओसवाल हो, या आपका 361 हो, वो भी काफी अच्छा कर रहा है बिजनेस। सो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं करंट लेवल्स पे, लेकिन एक बहुत अच्छा बिजनेस है, सस्टेनेबल तरीके से इस बिजनेस ने ग्रो किया है ओवर द पीरियड्स, एंड आगे भी इनका ग्रोथ गाइडेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रैक करते रहेंगे बाकी आगे। सो जो भी आपके डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।